चलो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम क्या था, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, और उसका पूरा समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव भी कराए थे। उसका 8 ही 10 ऑब्जेक्टिव हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। बाकी हम लोग टेलीग्राम पे डाल दिए थे, वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो। अब देखो हम लोग सेकंड चैप्टर का बैकग्राउंड भी कल बना दिए थे कि क्या क्या हुआ बीच में। फिर से एक बार हम हल्के में निकलेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम है याद रखना है, सॉन्ग मतलब क्या होगा, गाना, और माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, जो खुद के लिए गाना गाएगा, यानी इंडियन नहीं हो सकता, वो बाहरी का होगा। बाहर में क्या, स्वार्थी लोग कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में। तो याद रखना ये अमेरिकन राइटर है। बोलो, पहला पॉइंट याद आ गया कि वॉल्ट और अमेरिकन राइटर हैं, और ये वॉल्ट विटमैन इनका नाम है। क्या नाम है, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन आपसे पूछे कि बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम क्या होगा, तो वॉल्ट विटमैन। देखो मैंने लिखा नहीं था, लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान नहीं था, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ वॉल्ट विटमैन, बताओ कहाँ के राइटर हैं, तो अमेरिका के राइटर हैं। तो याद आ जाएगा, सॉन्ग मतलब क्या होता है, गाना, और माई सेल्फ मतलब खुद के लिए। तो बताओ जो खुद के लिए गाना गाएगा, क्या स्वार्थी लोग होगा, तभी तो गाएगा। तो बताओ स्वार्थी लोग का, मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, बातें समझ पा रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो होंगे, इंडियन तो नहीं है, इतने बातें हैं, क्योंकि इंडियन लोग खुद के लिए नहीं गाना गाता, सबके लिए गाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या समझोगे, खुद के लिए गाना गाना। कहाँ के लोग होंगे, अमेरिकन के लोग। तो अमेरिकन के लोग होंगे। अब देखो अमेरिका में लोग कैसे पाए जाते हैं, वाइट लोग। तो वाइट से याद रखना है विट मैन, याद रखोगे विट मैन। देखो वाइट कैसे होता, WHITE, तो बस ई हटा के मैन जोड़ देना, विट मैन, और वॉल्ट विटमैन याद रखना। तो याद आ गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम बताओ, वॉल्ट विटमैन। कहाँ के राइटर हैं, अमेरिकन राइटर। मुझे उम्मीद है कि पहला पॉइंट याद आ गया कि नहीं आ गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम बताओ, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन 2-3-4 बार बोलोगे, याद आ जाएगा, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं। कहाँ के राइटर हैं, अमेरिकन, ठीक है ना। और इनका बताओ 1819 में, मतलब 1819 में बॉर्न हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और डेथ भी 1892 में हुआ था। कब, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कल भी बताए थे, है ना, कैम्पटन में। अब बताइए ये 30 लाइन का पोएम है। 30 लाइन्स का पोएम का मतलब 13 लाइन का एक पोएम है, क्लियर हुआ। और 13 लाइन के पोएम में ध्यान रखना है कि पूरा एक फ्री वर्स पोएम है, मतलब इसका कोई राइम नहीं है। मतलब होता है ना कि एंड पे एंड में हर जगह पे मिलता है ना। तो वो एंडिंग जो पॉइंट होता है पोएम का, वो एक दूसरे के टोन से नहीं मिलता, यानी जहाँ से एंड हुआ वही टोन एंड में नहीं मिलता। जैसे याद करो, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। देखो सही सही आए ना, ये क्या कहोगे, राइमिंग पोएम, मतलब सेम से मिल रहा है, समझ पा रहे। लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या कहोगे, फ्री राइमिंग। आप पूरा पोएम पढ़ो, 13 लाइन का पोएम है, और 13 लाइन में बताओ कहीं भी एंडिंग में क्या सेम वर्ड मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा। देखो इसका एंड यू पे हुआ, अज्यूम पे हुआ। देखो पहला लाइन पढ़ो, माई सेल्फ पे हुआ, दूसरा लाइन अज्यूम पे हुआ, तीसरा लाइन यू पे हुआ, चौथा सोल, और पांचवा बताओ ग्रास। क्या मिल रहा है, सेम सेम नहीं, तो इसको क्या कहोगे, फ्री वर्स पोएम। इसीलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस आइए, यहाँ पे देखोगे इनका बॉन्ड तो बता दिया 1819 में हुआ, 1819 में। डेथ बताइए कब हुआ है, 1892 में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात और डीपली चल दें तो कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन से सेंचुरी के राइटर हैं, सेंचुरी कभी कभी पूछता है। तो बता दे कि 100 साल बराबर क्या समझोगे, सेंचुरी होता है। 100 साल बराबर क्या कहोगे, सेंचुरी। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा सेंचुरी निकालते कैसे। तो जिस बच्चे को बॉर्न और डेथ नहीं याद आएगा, कभी सेंचुरी नहीं मतलब निकाल पाएगा कि सेंचुरी कैसे निकालते। देखो बॉर्न कब हुआ है, 1819 में। डेथ कब हुआ बताओ, 1892 में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब खुद बताओ, जैसे हम लोग सेंचुरी निकालने जाए तो 100 साल बराबर एक सेंचुरी। आप देखोगे कि एक सेंचुरी, एक शतक मार दिया तो कहते हो ना 100 रन मार दिया। ऐसा क्रिकेट में देखा ना, एक शतक बराबर 100 रन। ऐसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। अब देखोगे मालूम चला मैं सिर्फ 17 लिखूँ, 1700 लिख दूँ, तो कहोगे 17वां सेंचुरी है, 70th सेंचुरी। खाली पूरा 1700 लिखा हुआ तो समझ जाना कौन सा सेंचुरी है, 1700। अब देखोगे 17 के बाद मैं लिखूँ, बताओ 1600, बताओ कौन सा सेंचुरी है, 1600। बोलो 1500, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक भी अगर बढ़ा देके 1700 और एक मैं लिख दूं तो 1700 से एक बढ़ गया ना, तो यानी 18वां सेंचुरी हो गया। बोलो 18th सेंचुरी, याद आ गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। यानी 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। अब देखो 18th सेंचुरी कब तक कहाँ तक जाएगा, 1800 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी इसको क्या कहोगे 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी का जो पीरियड है, अंतराल है 1701 से लेकर 1800 तक पूरा क्या होगा, 18वां सेंचुरी होगा कि नहीं होगा।
अब खुद बताओ इनका बॉन्ड कब हुआ है, तो 18 तो पार हो गया है, यानी 19वां सेंचुरी में बॉन्ड हुआ है। बात है समझ पा रहे। अब बताओ 1892 में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया है, यानी वो भी 19वां सेंचुरी है। यानी आप बताओ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन जो हैं 90th सेंचुरी के राइटर हैं, यानी 19वीं सदी के राइटर हैं। यानी पोएट जो हैं कौन से सेंचुरी के हैं, 19वीं सेंचुरी। अब गांधी जी का बॉन्ड बताओ 1869, डेथ बताओ 1948, कौन से सेंचुरी के राइटर है। अब देखो गड़बड़ आएगा, क्यों, यहाँ तो 19 सेंचुरी है और यहाँ है 20, गड़बड़ हो गया। लिखे तो क्या लिखे। अब ऐसे केस में कुछ नहीं करना। अब जब भी आए कि मतलब बॉन्ड अलग मतलब सेंचुरी में हुआ, डेथ अलग सेंचुरी में हुआ, तो देखना कौन से सेंचुरी में ज़्यादा उनका जीवन घटित हुआ है, स्पेंड हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आओ, बताइए यहाँ जब 19वां सदी में हम लोग तो हैं, यहाँ 19वां सदी में हो, और यहाँ क्या है 20वां सदी है ना, 20वां सदी। अब देखिए यहाँ ये बताओ 20वां सदी आने में कितना साल है इसको, देखो 19वां सदी है ना, जोड़ो दो, कितना 31 साल है, 31 साल में मतलब 20वां सेंचुरी मार देंगे। बताइए यहाँ 20वां सेंचुरी में कितना साल जिए, 48 साल। यानी कौन से सेंचुरी में ज़्यादा जिए, 20वां। बस इसी को कहोगे कि 20वां सदी के ये राइटर हो जाएंगे। बोलो कभी आप भूलोगे नहीं ना। इसका मतलब हम एक दे रहे हैं, तुरंत निकाल देना है कि कौन से सेंचुरी के राइटर हैं ये, ठीक है ना। अब आओ जॉन डन के बारे में। देखो 1500 जो मतलब आपका है किताब में, उसी का एग्जाम्पल लेंगे तो बेहतर होगा। गांधी जी को भी पढ़ना है तो ले लिए। अब बताओ जॉन डन को पढ़े हैं, 1572 में जॉन डन का क्या हुआ है, बॉन्ड हुआ है। अब बताइए डेथ कब हुआ है, 1631 में। अब बताइए कौन से सेंचुरी के पोएट हैं, बोलो हैं। हाँ देखो क्यों, अब इनका जो 16वां तो ये है 15, आइए कितना हो गया, तो यानी कौन सा ज़्यादा जी है, यानी 17वां सेंचुरी के ये क्या हो जाएगा, पोएट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है, आप तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कन्फ्यूजन होगा, सर हो सकता है बराबरी हो जाए। जिस सेंचुरी में जैसे मालूम चला 1572, कितना साल जी रहे, इधर 16वां सेंचुरी में कौन सा कितना साल जिए, 72 साल जिए। 15 सालों में तो बॉर्न हुआ था 72 के बाद ना जोड़ेगा 28 साल, तो 28 साल इस ईयर में मतलब क्या जिए। अब बताओ इसमें कितना जिए, 31। मैं इमेजिन कर सकता था कि हो सकता है कि 1628 में डेथ हो जाता, 1628 में, ऐसा तो हो सकता था। अब दोनों बराबर है। देखो 16वां सेंचुरी में भी 28 साल जी जिए, 17वां सेंचुरी में भी 28 साल जी। आप कौन सा टिक आउट लगाओगे, है ना। देखो सेंचुरी निकालने के लिए बॉन्ड डेथ याद रहेगा तो सेंचुरी आराम से निकाल सकते हो। आप क्या करना, कुछ नहीं करना, देखना है। देखो पूरा जीवन पढ़ना है। आप जीवन पढ़ने के बाद इनका जीवन का ग्रोथ कौन से पीरियड में ज़्यादा हुआ। कभी कभी मालूम चला कि जब से बॉन्ड लिए है ना, तब से जो 28 साल इनका हुआ, 28 साल से पहले ही यानी 17वां सेंचुरी में एंट्री करने से पहले ही बहुत नाम कमा लिए, जबकि 17वां सेंचुरी में उतना नाम नहीं कमा पाए। हो सकता है कि लास्ट का जो 28वां साल था वो नहीं मतलब ग्रोथ कर पाए। तब ऐसे सेंचुरी में सेंचुरी जब लगाओगे तो उनका पूरा जीवन लाइफ को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पीरियड उन्होंने कौन सा पीरियड में जितना ज़्यादा ग्रोथ किया वही उनका क्या कहलाएगा, सेंचुरी कहलाएगा। समझ पा रहे। तो इतना गहरे बातें पूछता नहीं क्योंकि बहुत डीप हो जाता है, लेकिन ऐसा होगा तो इमेजिन मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं। बताओ खाली इतना बात याद आ गया कि सेंचुरी कैसे निकालते हैं, सेंचुरी को राइटर को कैसे पहचानोगे, बॉन्ड डेथ याद रहेगा तो तुरंत सेंचुरी निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा पक्का। तब इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे मालूम ये सब बातें आपको बहुत काम की बातें हैं, कभी इस सब को बातों को आपको मतलब नोट डाउन करके रखना कि होगा तो समझ आ देंगे। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी खाली पोएम पढ़ देना निकल देना कोई फ़ायदा नहीं। समझ पा रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मान बनाने के लिए पूरा सब्जेक्टिव पे गहन अध्ययन चाहिए, है ना। मतलब रटोगे तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं, कितना तुम रटेगा। समझ पा रहे, अगर पूरे 21 चैप्टर को मिला दो, हज़ारों ऑब्जेक्टिव होगा, 2000 पहुंच जाता कभी कभी। आप पूरा लाइन बाय लाइन कहाँ से क्या पूछा है कुछ पता चलेगा, अगर नहीं गहन अध्ययन होगा तो। ये बातें ध्यान रखना। अब इसको मैं क्या कर देता, हटा दूँ। आज के बाद सेंचुरी निकालना एकदम आपके बच्चे का खेल है कि नहीं। आप जाओगे तो दूसरे को भी सिखा देना कि सेंचुरी कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। क्यों, बेसिक बातें अगर जगह रहता तो इसीलिए बचा लेता हूँ ताकि कुछ बातें यहाँ पे मैं लिख पाऊँ। चलिए अब आइए यहाँ पे कहानी ख़त्म। यहाँ पे मैं लिखा हूँ फॉरगॉटेन और TEEN। चलिए हो गया। अब आओ, ये तो बातें समझ में आ गया कि कौन से सेंचुरी के राइटर हैं बताओ। वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम वाल्ट विटमैन। कौन से सेंचुरी के राइटर, 19वीं सेंचुरी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आओ,
इन्होंने देखो, इनका ज़िंदगी कोई मतलब राजघराने में था नहीं, इनके फादर का डेथ हुआ था, और डेथ होने के बावजूद भी देखोगे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मतलब पीछे नहीं हटने दिया, अपने स्ट्रगल को जारी रखा। अभी भी अपने पोएम में देखोगे स्ट्रगल वाली बहुत सारी कहानी बताएंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ब्राह्मण मतलब 12th इनका जब बर्थडे आने वाला था उससे पहले इन्होंने कारपेंटर का काम भी किया था। कारपेंटर मतलब काम होता है बढ़ी वाला काम, देखो ना, लकड़ी उकड़ी का काम होता है, उसका काम किए थे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। ताकि देखो लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं आता, मतलब समय अपने अकॉर्डिंग होता नहीं, होता है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है मेहनत करने के बाद। और लाइफ आसान होता नहीं, उसको आसान बनाना पड़ता है जब खुद मेहनत करोगे तब। समझ पा रहे? वक्त आपको ज़िंदगी हमेशा देती है, मतलब पूरी ज़िंदगी में देखोगे वक्त सबको बराबर ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग ही शायद कामयाब होते हैं, कुछ लोग ही बड़े टॉप पोजीशन पहुंचते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त का यूज़ करना वो जानते हैं कि 24 घंटा का स्पेंड हम कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे हमको फ़ायदा मिल रहा है। और कुछ लोग हैं कि बस ऐसे ही, इसलिए गरीब को देखोगे उसका समय का कोई मूल्य नहीं रहता, जहाँ तहाँ ऐसे स्पेंड कर देता, बर्बाद कर देता। अब अमीरों को देखना तो समय का उपयोग अच्छे जगह पर करते हैं जिससे बेनिफिट हो, और यही चीज़ हम लोग सीख लोगे तो कामयाबी तय है। और यही स्कूल ऑफ सिस्टम थॉट्स होपिंग टू सीज ये सब बताने वाले हैं कि उन्होंने बताया क्या पोएम में। अब देखिए वापस आइए, डेथ हो गया, कारपेंटर, टीचर का भी काम किए, एडिटर बने, जर्नलिस्ट बने, प्रिंटर बने, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जैसे जैसे मूवमेंट आया चलाएं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लास्ट में वॉलंटियर ड्यूरिंग, वॉलंटियर बने। वॉलंटियर मतलब समझते हो, जैसे आपने देखा होगा कहीं मजमा लगता होगा, स्पीच कोई दे रहा होगा तो घूमने वाला रहता, कोई दिक्कत होता है तो उसको बोलता क्या दिक्कत है, कुर्सी ले लीजिए, उसी को कहते हैं वॉलंटियर। बोलो, वॉलंटियर का मतलब समझ में आ गया? अब देखोगे वॉलंटियर सिविल वार, अमेरिका में जब सिविल वार हो रहा था, गृह युद्ध हुआ था, तब ये वॉलंटियर बने थे, हेल्पर मैन की तरह काम किए थे। समझ पा रहे? और उसी में उन्होंने देखा कि एक इंसान को पहचानता नहीं, अपने लोग अपने को मार देते हैं। सिविल वार का मतलब गृह युद्ध, आपस में लोग झगड़ जाए, समझ जाना सिविल वार, यानी इंडिया के लोग आपस में मतलब लड़ाई करने लगे, सिविल वार हो गया। समझ पा रहे? घर के लोग आपस में लड़ जाए, समझ जाना सिविल वार है। समझ रहे ना? सिविल मतलब गृह युद्ध, आपस में ही टकरा जाना। समझ पा रहे? तो इसको कहते हैं सिविल वार। अमेरिका में ही सिविल वार हुआ था और अमेरिकन के ही थे, तब इन्होंने देखा कि आपस में ही लड़ाई करना क्या ठीक बात है, बिल्कुल नहीं। तब इन्होंने एक पोएम, मतलब बहुत लोगों के सिस्टम को देखने के बाद ये पोएम लिखने का मतलब मजमा डाला कि चलो आज इस पोएम को लिखेंगे, 100 गाँव माई सेल्फ। क्यों? खुद के लिए गाओ, खुद का एंटरटेनमेंट लो, मजा लो। ये पोएम में हम लोग बार बार पढ़ेंगे। अब देखोगे लीव्स ऑफ ग्रास, पहला इनका जो पोएम देखोगे 1855 में अपने ही पैसे से उन्होंने मतलब पब्लिश करवाया था। क्यों करवाया था? लोग, इनका फ्री वर्स पोएम था, इनका उतना राइम मिलता नहीं था, तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। और बाद में जब पब्लिश भी हुआ तो ऑप्शन बताया, ऑप्शन मतलब बड़ा विचित्र बताया कि खराब है, ठीक नहीं। और इनका जब डेथ हुआ तब इनके पोएम को लोग पढ़े, और पोएम को पढ़ने के बाद इनकी अप्रिसिएशन किए, अप्रिसिएट किए कि वाह क्या पोएम लिखा, क्या बात है। कब? जब मरने के बाद। तो मरने की बात की गई तारीफ है बेकार ही। समझ पा रहे? मरने के बाद दुश्मन भी मतलब रो लेता है, क्या फ़ायदा। लेकिन सच में हम लोग को पढ़ने के इसलिए मिला कि आप लोग भी इससे सीखिए कि क्या पढ़ना है हम लोग को और क्या सीखना। ऑप्शन का मतलब समझिए विचित्र टाइप का, उनको लगा कि बस बेकार है। अब देखोगे लीव्स ऑफ ग्रास था, फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ रिद्म जो था वो फ्री था, जो इनका राइमिंग भी था वो भी क्या था? फ्री था। फ्री का मतलब क्या समझ? रिद्म का मतलब होता है तालमेल, मतलब जब गाओगे तो टोन मिलता है ना। एक होता है राइम जिसका एंड वर्ड जो होता है सेम सेम मिलता है, उसको कहा है राइमिंग। और रिद्म मतलब तालमेल, जो बैठा के बोलते हो ना, जो एंड में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सेम सेम मिल जाते हैं, उसका टोन सेम सेम मिल जाता है और रिद्म कहलाता है, ताल मिला। ड्रम जो टाइप्स था 1866 में इनका पब्लिश हुआ था और 1855 में पब्लिश हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास। आपसे पूछेगा बताओ लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ? तो 1855। और बताइए ड्रम टैप्स कब पब्लिश हुआ? 1866 में हुआ। और फ्री रिज्म था, लैक ऑफ राइम था, एट हिज ओन एक्सपेंसेस पब्लिश। उन्होंने अपने ही मतलब खर्च के ऊपर, अपने ही मतलब जॉब से जितना मतलब अर्निंग हुआ था, अपने ही जॉब से जो स्पेंड किया था 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश कराने में। कोई इनका साथ नहीं दिया। आज भी देखोगे आप राइटर बन जाओ तो आपके कई लोग हैं स्पेंड करने वाले मिलते हैं। स्पेंड मतलब आपके ऊपर खर्च करने वाले मिलेंगे कि आपको कुछ नहीं, आप राइटिंग कीजिए, बाकी फिर हम लोग कर लेंगे। जैसे आप देखोगे कई जगह पे गाने के लिए मिलता है, वो लिखता कोई और है, समझ पा रहे, और गाता कोई और है, ठीक है ना। तो देखोगे जब गा देता है बहुत अच्छा हिट हो जाता है तो लिखने वाला का नाम आता, तो इन्होंने लिखा था, इतना अच्छा लिखा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे?
तो ये बातें ध्यान रखना है कि अपने ही खर्च पे उन्होंने किया। अब इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी ये कहानी इनका क्या है, पूरे इनकी ज़िंदगी मतलब स्ट्रगल में बीती है। और सिविल वार के दौरान जब इन्होंने देखा कि आपस में ही लोग मतलब झगड़ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, समझ कम होती है, तब इन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम रखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप बताइए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जब सिविल वार चल रहा था तब इनके दिलों में आ गया था कि अब एक पोएम लिखें इसी के ऊपर, ताकि लोगों को मतलब समझदारी हो, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग आए कि आप आपस में लड़ते हो क्या फ़ायदा, दुनिया टेम्परेरी है, बदलने वाली है, 8 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो सकता है 100 साल, एक बार हर लोग नहीं रहने वाले, सब बदलने वाले। समझ पा रहे, आपका किया गया काम इस दुनिया को अगर अच्छा लगा, फ़ायदा देगा तो ही याद रखने वाला, सब बर्बाद है, सब खत्म होने वाला। समझ पा रहे, इसीलिए घमंड की भी बातें नहीं करते उतनी। और ये जो पोएम है एकदम मोशन के साथ मतलब गति के साथ और मोटिवेट करने वाला एक पोएम है। पहला लाइन इन्होंने कहा था, देखो ये सेल्फिश वाली बात नहीं करते, वो तो मैं बता दिया हूँ कि सॉन्ग ऑफ माई मतलब खुद के लिए गाना एक सेल्फिश है, तो याद रखना है सेल्फिश लोग कहाँ मिलते हैं, अमेरिकन में मिलते हैं, तो अमेरिकन राइटर हैं और बाई बॉर्न भी अमेरिकन है। और विटमैन याद रखना क्योंकि अमेरिका में वाइट मैन मिलता है, तो इससे याद रखना विटमैन। ये सब मैंने बताया याद करने के लिए, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। समझ पा रहे, इन्हें कि याद करते हो क्या है, ऐसा है सेल्फिश है, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए आओ, आई सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब एंजॉय करना, मज़ा करना। आई सेलिब्रेट, मैं मज़ा करता हूँ, माई सेल्फ, मैं खुद ही मज़ा करता हूँ। समझ पा रहे। दूसरा, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद के लिए गाता हूँ, मैं किसी के लिए गा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरे से उम्मीदें पालना बेकार है। एक्सपेक्टेशन उतना ही मत कर लीजिए दूसरे से जितना पूरा ना हो पाए, जिससे वजह से मतलब आपसी मेल भेदभाव बढ़ता है। सही बात है, एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदें हैं ज़्यादा कर लेना ही बेकार है। समझ पा रहे, अपने से ज़्यादा उम्मीद पाल लेना बेकार है। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, मछली को अगर कह दें कि पेड़ पे चढ़ जाओ, बेकार है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, समझ रहे ना, उसका अपनी अपनी क्षमताएं होती। इसीलिए लोगों को कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूँ, और सॉन्ग सिंग माई सेल्फ, मैं खुद का मज़ा लेता हूँ, खुद के लिए गाता हूँ, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। समझ पा रहे, खुद का एंजॉय ढूंढो, खुद का मज़ा ढूंढो, लोगों से उम्मीदें कम पालो। ये क्यों सिविल वार में देख चुके थे, आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा, लोग आपस में ही मर रहे हैं। दूसरा कहते हैं एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ ना, जो सही कर रहा हूँ, बिल्कुल यू शैल अज्यूम, तुम्हें भी वही करना चाहिए, वही मानना चाहिए। समझ पा रहे, ये नहीं समझना कि हम गलत बोल रहे, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखना, हर इंसान वक्त के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इमोशन समझकर, इमोशन जैसे होता है जिसको आप मूड कहते हो, सब बदलता है, कभी कुछ होता है। समझ पा रहे, तो ये कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूँ, मैं खुद मज़ा लेता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद के लिए क्या करता हूँ, गाता हूँ, एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल अज्यूम, तुम्हें वही मानना चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए, और ये 100% ट्रू बात है। फिर कहते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये कहते हैं कि देखो जैसा मैं बना हूँ इस दुनिया में, जिस प्रोसेस से मैं आया हूँ, जिस कण से मैं बना हूँ, जिस ब्लड से मैं बना हूँ, वैसे ही तुम भी बने हो। दुनिया का हर इंसान एक ही प्रोसेस से बनता है, दुनिया में आने के बाद वो चेंजेस आता है, उसका धर्म, कास्ट, नाम सब अलग होता है। समझ पा रहे, लेकिन आने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जिस एटम से मैं बना हूँ उसी एटम से तुम भी बने हो। मेरे सोचने और तुम्हारे सोचने में कोई अंतर नहीं, सबका सोच सेम है, लेकिन आने का सेम सिस्टम सब क्या है, सेम है। लेकिन आने के बाद लोग उसको जो टीचिंग देते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके थॉट्स को चेंज करते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये बदलाव है। जब ये सब खत्म हो जाए तो हम लोग सब सेम है, कुछ है ही नहीं सब। आप देखोगे जब किसी का ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड मतलब समझ रहे, खून की जब आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो देखोगे ऑटोमेटिक वो नहीं पूछता कौन से धर्म का, कौन से कास्ट का, बस सेम से ब्लड है, चढ़ा दीजिए। बचना चाहिए जान किसी तरह। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यानी आप जब वो सब हटा दोगे अपने अंदर, धर्म, जाति, कास्टिज्म, तो हम लोग सब सेम है, एक ही कण से बने हैं, हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कहते हैं देखो आई लोफ का मतलब होता है वांडर, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ। समझ पा रहे ना, इधर उधर चलता हूँ ताकि देख पाऊँ क्या है दुनिया, कैसी समझदारी बढ़ रही है। एंड इनवाइट माई सेल्फ, फिर अपने रूह मतलब समझते हो, आत्माओं को आमंत्रित करता हूँ, दावत देता हूँ कि देखो दुनिया कैसी। फिर कहते हैं देखो आई लीन, फिर आराम करता हूँ, एंड लोफ, फिर घूमता हूँ, एट माई ईज, जब भी मुझे आराम करने का मौका मिलता है, ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर का मतलब होता है निखिला, और जब समर का मतलब क्या समझोगे, गर्मी का जो ग्रास होता है वो निखिला देखना हो जाता है, क्योंकि जब धूप उस पर पड़ती है तो सूख जाता है, वो नुकीला टाइप का होता है। देखना, अगर देखोगे सुबह सुबह देखो हरियाली अगर छाई है ग्रास के ऊपर, है ना, और उस पर चलोगे तो कोई मतलब चुभेगा नहीं, आराम से चलोगे मस्ती से। लेकिन वही गर्मी का टाइम हो, सूख जाए और वो स्पीयर मतलब नुकीला पार्ट हो जाए। स्पीयर का मतलब सीधे समझेगा, आपने सुई देखा है, सिरिंज, और सिरिंज का टॉप पॉइंट देखना जो ऊपर का होता है, कितना पतला होता है, उसी को कहना समझना क्या है, स्पीयर है, नुकीला टाइप।
तो कहते हैं देखो मैं इधर उधर मतलब आराम करता हूँ, ये करता हूँ, घूमता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कहाँ, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ग्रास जो गर्मियों का ग्रास है उसके नुकीले पार्ट को देखता हूँ कि देखो पहले मुलायम था, अब ये गड़ रहा, चुभ रहा, क्यों, वक्त बदल रहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो यही होता है, वक्त बदलने के बाद सब कुछ बदलता है। इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। दुनिया भी बदलेगी, कभी जो मतलब आपको शब्द अच्छे बोले थे अब शब्द भी बोलेगी, इससे घबराना नहीं। क्यों, वक्त चेंज होगा तो सब कुछ बदलेगी। समझ पा रहे? देखो सिविल वार में देख रहे थे, एक मोहब्बत थी आपस में 2 दिन पहले और दूसरे दिन के बाद ये ऐसा हो गया कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। ये क्यों, वक्त बदला तो सब बदले। फिर कहते हैं देखो माई टंग, मेरी जो जबान है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मतलब मेरी जुबान का जो खून हर कतरा है, फॉर्म्ड का मतलब ये जो को MED होना चाहिए, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करके यूज़ किया जाता था डी का, तो क्या कहोगे, फॉर्म मतलब बना है फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मतलब इसी के हवाओं से, इसी के मट्टी से बना है। कौन, हमारा ब्लड बना, जो हम लोग मतलब जिस्म बना है, किससे बना है, इसी मट्टी से, इसी मतलब सॉइल से, इसी हवाओं से। फिर कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। ये कहते देखो, इधर से चल जाओ, कट रहा है क्या, उधर थोड़ा पीछे कर लेना, हाँ आराम से जाओ, टच ना हो। चलो ठीक, चलिए 2-3-4 पॉइंट और खत्म हो जाएगा। ये कहते देखो बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मतलब यहाँ मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी मेरा जो बॉर्न हुआ किससे हुआ, मेरे पेरेंट्स से हुआ है, और उनका भी जो पेरेंट्स मतलब जन्म हुआ उनके पेरेंट्स से हुआ है, और उनका भी जो मतलब जन्म हुआ उनके भी पेरेंट्स से हुआ है। इसका मतलब जब हम लोग एंड पॉइंट पे जाएंगे तो हम लोग सिर्फ एक ही मतलब प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सब लोग एक ही जनरेशन से आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? फिर कहते हैं आई, मतलब मैं का मतलब क्या समझोगे, वॉल्ट विटमैन कहते हैं नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मैं मुझे उम्मीद है कि ये जो हेल्थ मेरा है बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। होपिंग टू सेज नॉट टिल डेथ, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो अभी है मेरे पास, जो मतलब तंदुरुस्ती हमारे पास जो शक्ति है, वो एंड तक, डेथ तक वैसी बना रहे, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इंसान बदलता रहता है, एक बार हेल्प करेगा, 2 बार करेगा, तीसरा चौथा बार में इग्नोर ज़रूर करेगा। तो ये बातें कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि डेथ तक मेरा क्या होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं हूँ अभी हूँ। क्रीड्स का मतलब समझोगे धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। एंड स्कूल्स इन एबियंस, ये कहते हैं कि आपका जो जाति है, जो धर्म है, और स्कूल्स है, थोड़ा सा हटा दो, मतलब थोड़ा सिस्टम से हट जाओ, तो देखोगे जब एक क्षेत्र में आते हैं, एक दूसरे का जब हेल्प करने आते हो तो सब बराबर दिखते। समझ पा रहे ना? और इसीलिए अगर उसको छोड़ कर चला होगे तो हम लोग बिल्कुल सेम है, कुछ अंतर नहीं है। जब भी धर्म में जाते हो तब डिफरेंस पता चलता है कि नहीं चलता, जाति में जब जाते हो तब पता चलता है कि हम लोग अलग हैं। लेकिन जब इन दोगों को हटा दोगे तब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग सेम है। और ये कहते हैं स्कूल जो है बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि सिस्टम ऑफ थॉट्स नहीं सिखा पा रहा है। जब भी हम लोग बाहर निकलें तो जाति धर्म को छोड़कर एक इंसानियत की बात करें, ऐसी थॉट्स को सिस्टम, ऐसे जो सिस्टम हो वो स्कूल नहीं दे पा रहा। क्यों, हम लोग जाति के चक्कर में आपस में क्या हो चुके हैं, बर्बाद। लेकिन देखोगे जाति हो या धर्म हो, सब लोग एक इंसानियत के रूप में बराबर होते हैं। फिर कहते हैं रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, मैं कहते हैं फिर थोड़ा देर के बाद वापस आओ, उसी जगह पे लोग वापस आ जाते हैं। कहाँ, अगर इसको हटा भी दिया जाए, क्रीड्स मतलब धर्म को, उनकी जाति को हटा दिए थोड़ा सा उनके माइंड से, तो फिर थोड़ा देर के बाद वहीं वापस आ जाते हैं। क्यों, उनको ऐसा मतलब दिल में बैठा दिया गया, धर्म ये है, जाति ये है। सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट दे नेवर फॉरगेटन, वो कभी भूलते नहीं, बस वहीं चले आते हैं जहाँ उनका सिस्टम थॉट्स था, जो धर्म क्रीड्स जाति ने दिया था, वहीं पे वापस चले आते। समझ पा रहे? अब फिर कहते हैं आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं सोचता हूँ अच्छे के लिए भी बुरे के लिए। ये मत समझना कि मैं सिर्फ अच्छे के लिए सोचता हूँ, बुरे के लिए, जिसमें जो कमी होता है मैं सोचता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और मुझे परमिट मतलब होता है अलाउ करता हूँ, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, किसको, टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। हज़ार्ड का मतलब डेंजरस चीज़ों पर मैं बोलने की क्षमताएँ रखता हूँ, यानी कि मैं भाग जाने वाला इंसान हूँ या पीछे हटने वाला इंसान हूँ। अगर गलत दिखा तो उस पर भी बोलने की मेरे अंदर क्षमताएँ होती है। फिर कहते हैं नेचर विदाउट चेक विथ ऑर्डिनल एनर्जी, और ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी है तो बिना चेक करे उसके ऊपर अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको अगर ताकत दी है तो आप उस पर काम कीजिए। समझ पा रहे? बिना सोचे बिना समझो उसको मतलब
हटाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने के अंदर अगर शक्ति है बुराई को हटाने का, तो बिल्कुल उस बुराई को हटाओ। समझ पड़े? सोसाइटी में कई तरह के होते, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करते थे, एंड कर देते। समझ रहे? कितनी एनर्जेटिक बातें कहें, लोगों को समझ में आए, क्योंकि फ्री वर्स है, मोटिवेशन और लर्निंग वाला इसमें बातें कहा गया है, तो ये हर लोगों को मज़ा नहीं आता। जो इस विश्व के में होते हैं वो लोग जो पोएम पढ़ेंगे उन लोगों को क्या समझ में आएगा, कभी नहीं। और वो जब इनका डेथ हुआ तब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाह क्या बात कहा था, ठीक है ना। तो एंड हो गया ये। और इन केस अगर आपको कभी भूल जाओ तो एक बार बस चला देना है और उसका दोबारा रिमाइंड कर लेना, ठीक है। तो हम लोग अब टाइम हो गया क्या, चलो टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव समरी और लाइन एक्सप्लेनेशन कल टाल लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कल से हम लोग नया चैप्टर नॉट द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और पढ़ते हो तो फिर आप लोगों शेयर कर देना अपने साथ पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए 1 मिनट इसको